Hello dear friends, how are you? This is lecture number 4 on Illegal Disposition Act. इसके अंदर हमने सेक्शन 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन जो होगी, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन और उसका प्रोसीजर क्या होगा वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसके अंदर मैं सब सेक्शन 1 डिस्कस कर लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ कि हमारे पास अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट में डायरेक्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जब कंप्लेंट होगी कोर्ट के अंदर तो उसके बाद कोर्ट ऑफिसर इंचार्ज जो होंगे पुलिस स्टेशन के, हमारे पास वैसे तो हाउस ऑफिसर एसएचओ होते हैं, मगर यहाँ पर लिखा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ, मीन्स जिसके भी चार्ज में हो। ऐसा भी कभी कभी होता है कि एसएचओ नहीं है तो एसएचओ की जगह पर कोई हमारे पास उसी रैंक का कोई कांस्टेबल वगैरह या फिर इंस्पेक्टर वो उसकी ड्यूटी हमारे पास डिस्चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 डेज। तो उन्हें डायरेक्शन देगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और विद इन 15 डेज आप इसको रिटर्न करें हमारे पास, ठीक है। सब सेक्शन में क्या करेगी कोर्ट, कंप्लेंट के बाद जब कोर्ट के अंदर कोई कंप्लेंट आएगी इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 3 की, ठीक है, तो फिर कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देगी कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और 15 डेज के अंदर मुझे रिटर्न रिपोर्ट पेश करें, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोवियो, हमारे पास 2 प्रोविजंस है। फर्स्ट हमारे पास जो इसका सब सेक्शन 1 है उसका फर्स्ट प्रोविजन कहता है कि वो टाइम जो 15 डेज दिया गया है वो टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। इट मीन्स 15 दिन से ऊपर भी कोर्ट दे सकती है, मगर किस रीज़न पर, गुड रीज़न हो, कोई सफिशिएंट काज हो, ठीक है। और सेकेंड प्रोविजन में क्या कहा गया है कि लोकल इंक्वायरी कर दी जाएगी, जो कि कोर्ट डायरेक्शन देगी एक हमारे पास किसको, मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को। जो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी ऑफिसर है, किसी भी ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर में सब ऑफिसर आ जाते हैं, या तो फिर कोर्ट किसको डायरेक्शन देगी, मजिस्ट्रेट को, जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, जहाँ पर प्रॉपर्टी वो वाक़ है, जिस पर कंप्लेंट आई है वो प्रॉपर्टी जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में आती है उस हमारे पास कोर्ट को इंक्वायरी की डायरेक्शन देगी, ठीक है। या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी ऑफिसर को लोकल इंक्वायरी की हमारे पास इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दी जाएगी और वो डायरेक्शन भी उसे हमारे पास एज अ एविडेंस मान लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये फर्स्ट प्रोवियो और सेकंड प्रोवियो हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे पास, पहले मैं इसकी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ। फर्स्ट प्रोवियो क्या कहता है, जिसमें ये कहा गया कि हमारे पास टाइम बढ़ा दिया जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि अपॉन प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम विद इन विच सच रिपोर्ट इज़ टू बी फॉरवर्डेड इन केस वेयर गुड रीजन्स आर शोन फॉर नॉट डूइंग सो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन। जो भी सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि 15 डेज में आपने जमा करनी, अगर 15 डेज में नहीं लेकर आ रहे तो कोर्ट गुड रीजन्स पर कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने 15 दिन में क्यों नहीं जमा कराई, और एसएचओ वगैरह जो भी पुलिस ऑफिसर है वो गुड रीजन्स दे रहा है तो उस गुड रीजन्स पर टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है, मीन्स 15 दिन से ज़्यादा भी बढ़ा सकता है। और सेकेंड प्रोवियोस में क्या कहा गया है, सेकेंड प्रोवियोस में कहा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर डेट, वहाँ पर लिखा गया है प्रोवाइडेड डेट मीन्स फर्स्ट प्रोवियोस, और जहाँ भी लिखा हो प्रोवाइडेड फर्दर मीन्स ये सेकेंड प्रोवियो। थर्ड प्रोवियोस में उसमें भी यही लिखा गया होगा, ठीक है। दैट वेन एवर लोकल इंक्वायरी इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जब भी कोई लोकल इंक्वायरी ज़रूरी हो इस एक्ट के तहत द कोर्ट में डायरेक्ट अ मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर, कोर्ट किसी भी हमारे पास मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकती है कि आप लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करें कि ये ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। ऐसे ही कोई कंप्लेंट लेकर आ गया, यहाँ पर ऐसा भी होता है ना हमारे पास कि जब कोई कंप्लेंट लेकर आता है तो फिर कोर्ट ये समझती है
कोर्ट को डाउट हो जाता है कि कहीं ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो किसी जो भी वहाँ का ऑफिसर है उससे इंक्वायरी मांग लेता है कि आप वो इंक्वायरी करें। आप एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन वो जो पुलिस ऑफिसर करता है और इंक्वायरी वो जो कोर्ट खुद करती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। टू मेक इंक्वायरी एंड सबमिट रिपोर्ट विद इन अ पीरियड ए मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। जो भी टाइम दे कोर्ट, उस टाइम के अंदर वो लोकल इंक्वायरी कंडक्ट करके कोर्ट को पेश करनी है। फिर चाहे मजिस्ट्रेट हो, आधी बात समझिए, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे फिर कोई भी रेवेन्यू ऑफिस हो डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी जिसमें एसी आ जाता है, मुख्तार आ जाता है, या फिर कोई भी कमिश्नर वगैरह। द रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर एज केस में भी, जैसा भी केस हो, केस के कुछ भी सरकमटेंसेस हो, उस केस के सरकमटेंसेस को देखकर जो रिपोर्ट ये कोर्ट के अंदर पेश करेगा, कौन पेश करेगा? एक मजिस्ट्रेट या फिर कोई रेवेन्यू ऑफिसर, वो शैल बी कंस्टिट्यूट एज एविडेंस इन द केस, वो एज एविडेंस कोर्ट में मान लिया जाएगा। अब सेकंड प्रोविजन हमारे पास क्या कहता है कि जब ये कंप्लेंट आएगी उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? डे टू डे उसकी प्रोसीडिंग्स करेगी और विद इन 16 डेज, डे टू डे करेगी, मीन्स दिन ब दिन, मीन्स छोटी छोटी हमारे पास हेयरिंग डेट मिलेगी और विद इन 16 डेज कोर्ट को डिसाइड करना है। और अगर कोई भी किस्म का डिले आ जाता है तो फिर वो हमारे पास जिसके पास कंप्लेंट की गई है, फॉर एग्जांपल ये कंप्लेंट की गई है सेशन जज में, सेशन जज मीरपुर खास, अगर डिले हो जाता है 16 डे में शल लिखा गया है, यहाँ पर 16 डेज के अंदर ही इन्हें ये डिसीजन करना है, ये हमारे पास इसकी जजमेंट आनी है। अगर नहीं आती, 60 दिन के अंदर नहीं आती, तो फिर वो जज सफिशेंट काज अपना देंगे, उसके अंदर वो रिकॉर्ड करेंगे, जो भी उसका फैसला आएगा उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ये सब सेक्शन 2 था हमारे पास। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, फिर भी इसको मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे। जो भी हमारे पास कंप्लेंट आई और कंप्लेंट एडमिट हो गई और उस कंप्लेंट पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली। ठीक है, कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, कोर्ट दिन ब दिन, ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग्स चलाएगा और एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 15 डेज, और केस को 60 दिन के अंदर डिसाइड करना है। ठीक है, आधी बात समझ में, मीन्स 2 महीनों के अंदर, 2 मंथ, विद इन 2 मंथ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की कंप्लेंट को डिसाइड करना है, इसकी जजमेंट आनी है। ठीक है, कोर्ट को देनी है किसी भी सूरत में। एंड फॉर एनी डिले, अगर 60 दिन से ऊपर जा रहे हैं, अगर 60 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे? उस कोर्ट की ड्यूटी है जिस कोर्ट में आपने कंप्लेंट की है, उस कोर्ट अगर 60 दिन से ऊपर चली जाती है, अपना फैसला नहीं कर पा रही, तो फिर वो सफिशेंट काज रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, एनी डिले, फॉर एनी डिले सफिशेंट रीजन्स शैल बी रिकॉर्डेड, सफिशेंट रीजन्स रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन नंबर 3 पर, 5, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3। कोई भी एडजमेंट नहीं दी जाएगी अगर कोई भी एडजमेंट ज़रूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। ठीक है, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए अगर ज़रूरी है तो फिर एडजमेंट अलो की जाएगी, मगर वो एडजमेंट 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, सब सेक्शन 3 कहता है 7 दिन से ज़्यादा आपको एडजमेंट नहीं दी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ये भी मैं थोड़ी इसका बैर रीडिंग कर लेता हूँ। द कोर्ट शैल नॉट एडजन द ट्रायल फॉर एनी पर्पज़, कोर्ट किसी भी मकसद के लिए जो हमारे पास इस कोर्ट की हमारे पास ट्रायल है उसको मुलतवी नहीं करेगी, जो भी चाहे मकसद हो, कोई भी मकसद आ जाए, अनलेस सच एडजमेंट इज, पर जब तक वो एडजमेंट जो है इन इट्स ओपिनियन, उनके ख्याल में नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि ज़रूरी है इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए। ठीक है, एंड नो एडजमेंट शैल इन एनी केस बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 डेज,
जहाँ पर ये ध्यान से पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मीन्स जहाँ पर ये बात कर रहा है कि हाँ ठीक है हम मान रहे हैं, हम अलो कर रहे हैं, कोई एडजमेंट यहाँ पर नहीं चलेगी, पर ठीक है आप हमारे पास से क्या लग रहा है, इस कोर्ट को ज़रूरी लग रहा है, ठीक है अलो कर देते हैं हम एडजमेंट, मगर वो एडजमेंट ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 days, इन एनी केस बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 7 days, नो नहीं होगी, वो एडजमेंट 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया सबसेक्शन नंबर 3। सबसेक्शन नंबर 4 कहता है ऑन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इफ कंप्लेंट फाउंड टू बी फॉल्स, फ्राइवोलस, वेग्जेटियस, अगर जो भी कंप्लेंट की गई है जिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली, ठीक है सबसेक्शन 2 के अंदर कॉग्निजेंस ले ली और उसके बाद उन पर कोई भी फैसला आ जाता है और कोर्ट देखती है कि ये आपने कंप्लेनेंट ने ये केस झूठा बनाया था या फिर फ्राइवोलस था, मीन्स तंग करने के मकसद, फ्राइवोलस मीन्स एक हमारे पास ये थोड़ा देख लें आप, 3 वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है कौन सा, फॉल्स, एक फ्राइवोलस और एक वेग्जेटियस। अब फ्राइवोलस क्या है, फॉल्स मीन्स झूठा, ठीक है, और फ्राइवोलस मीन्स नॉट सीरियस, गैर संजीदा, और वेग्जेटियस मीन्स परेशान करने वाला या फिर तकलीफ ज़िद्दा, तकलीफ देने वाला। ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, फॉर एग्जांपल सबसेक्शन 4 के अंदर जो बताया गया, फॉर एग्जांपल कोई ए आता है और बी पर कंप्लेंट फाइल करता है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट की, कि सर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेज किया, मगर बाद में कोर्ट जब प्रोसीडिंग्स चलती है डे टू डे और बाद में जो फाइनल इसका डिसीजन आता है उसमें ये मालूम हो जाता है, ये बात साबित हो जाती है कि ए जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मीन्स ये जो कंप्लेंट है वो झूठी है, फॉल्स है, तो फिर ए पर क्या होगा, पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई, किसके अगेंस्ट में की गई, बी के अगेंस्ट, तो फिर बी को क्या दी जाएगी, कंपनसेटरी कॉस्ट दी जाएगी, ए से लेकर बी को दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, 5 लाख रुपए। ठीक है, ये बात याद रखें, अगर आपका जो ग्राउंड्स हैं वो वेल रीजन्स नहीं हैं और आप समझते हैं ये मुकदमा झूठा है, ये कंप्लेंट झूठी है, तो फिर आप ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट्स को भी आ रहे हैं आपके पास एक एडवोकेट्स के लिए, ये मैं हमारे पास से सजेशन दे रहा हूँ कि अगर वो कंप्लेंट्स आपको ऑन द अपरेंट ऑफ द फेस ऑफ द रिकॉर्ड आपको लग रहा है कि ये झूठी कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आप उनको रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि बाद में चलकर उसी क्लाइंट का आप केस जीतने के बजाय उस क्लाइंट को ही 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये सबसेक्शन 4 था। सबसेक्शन 4 की मैं बे रीडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जो भी हमारे पास जो ट्रायल होगी उसका जो भी नतीजा लास्ट में आएगा, जो भी फैसला होगा, ठीक है, इफ़ द कंप्लेंट इज़ फाउंड, और कंप्लेंट्स को पाया जाए कैसा, टू बी फॉल्स, झूठी पाई जाए, या फिर गैर संजीदगी की गई हो, या फिर किसी को तकलीफ़ देने के मकसद से की गई हो, द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेटरी कॉस्ट, कोर्ट कंपनसेटरी कॉस्ट देंगे एज अवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर, किसको देंगे, जिसके अगेंस्ट में की गई, जिसको तंग किया गया, जिसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की और जिसको परेशान किया, जिसको तकलीफ़ दी, उनको दिया जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज़, जो कि 5 लाख तक की हो सकती है। जहाँ तक बात क्लियर, अगर जहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 6 क्या बात करता है हमारे पास, पहले आपने
इसका बेयर एक्ट अपने पास रखना है लाजमी। मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बेयर एक्ट का पढ़ा है, मगर आपने अपने पास बेयर एक्ट लाजमी रखना है। सेक्शन नंबर 6 कहता है पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, इसकी थोड़ी सी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ सेक्शन 6 की, कि इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट नन ऑफ द पर्सन्स आर इन पोजीशन। अगर कोर्ट इस बात पर मुतमिन हो जाए कि ये जो प्रॉपर्टी जिस पर कंप्लेंट आई है, ये प्रॉपर्टी किसी की भी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, तो फिर इमीडिएटली बिफोर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो ऑफेंस हुआ है उससे पहले, ठीक है, द कोर्ट में अटैच द प्रॉपर्टी अनटिल फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वो प्रॉपर्टी अटैच करके रखेगी, ठीक है। नंबर सबसेक्शन 2 में कहता है इन केस ऑफ अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट करेंगे कोर्ट, जो भी अटैचमेंट करेगी प्रॉपर्टी अटैच करेगी कोर्ट, द मेथड्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट, जो भी उसके बंदोबस्त का तरीक़ेकार होगा, ठीक है, वो सेफगार्ड या फिर उसकी हिफाजत का तरीक़ेकार किस किस चीज़, उसका इंतज़ाम, उसकी हिफाजत, ठीक है, किसके खिलाफ, जो भी नेचुरल डीके या हमारे पास डिटेरायोरेशन होता है, मीन्स कुदरती जो भी खराबी होती है कुदरत की तरफ से, ठीक है, उनके अगेंस्ट में शैल बी डिटरमाइन बाय द कोर्ट। वो कोर्ट बंदोबस्त करेगी कि वो कैसे की। थोड़ा देख लेते हैं हम इसको आप सिंपल ये देख लें, मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, नो पर्सन कैन बी कॉल्ड एज lawful possessor or occupier। कोर्ट जब मुतमिन हो जाए इस बात पर कि कोई भी इस प्रॉपर्टी का हमारे पास राइटफुल ऑनर नहीं है, तो फिर इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, अटैच किया जाए। अटैच में समझते हैं आप, मीन्स जो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने बी पर कंप्लेंट की कि इन्होंने मुझे ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास है, ये घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये घर है हमारे पास, ठीक है, ये ए का कहना है कि बी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से डिस्पोजेस किया है, ठीक है, ये कंप्लेंट हो गई कोर्ट में, ये कोर्ट में क्या हो गई, एक कंप्लेंट हो गई, बी क्या हो गया, अक्यूज, ये क्या हो गया, कंप्लेनेंट। याद रखें जो कंप्लेंट होती है उसमें जो कंप्लेंट करने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट, और जो जिसके अगेंस्ट में होती है उसको क्या कहते हैं, अक्यूज्ड, ठीक है। अब कंप्लेंट तो आ गई कोर्ट के अंदर, ठीक है, मगर कोर्ट इस बात पर मुतमिन हो जाती है, ऐसे सर्कमटेंसेस कोर्ट के अंदर आ जाते हैं और इस बात से साबित हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ए के पोजीशन में है ना बी के पोजीशन में है, ना अभी ना ऑफेंस होने से पहले भी ना ए के पास थी ना बी के पास थी, ना ही बी ने ए को ज़बरदस्ती फोर्सिबली डिस्पोजेस किया है, ठीक है, ना ही ये बी की पोजीशन में कभी रही है। तो कोर्ट क्या करेगी, इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। अटैच का मतलब कोर्ट को उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की तहफ़्फ़ुज़ में ले लेगी। वो सबसेक्शन 1 कहता है कि ये प्रॉपर्टी कोर्ट गवर्नमेंट के हमारे पास जो गवर्नमेंट होती हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पोजीशन में रहेगी, ठीक है। कब तक रहेगी,
until final decision of the suit, final decision of case, जब तक केस का फाइनल डिसीजन ना हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये घर है, अगर इसको कुदरती खराबी से हमारे पास क्या करना है, कोई ऐसा घर है जो कि हमारे पास कुदरत की तरफ से कोई भी ऐसी आफत से ख़राब हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिके है, नेचुरल डीके या फिर डिटेरियोरेशन, फॉर एग्जांपल फ्लूड वगैरह आ जाते हैं उस वजह से, या फिर किसी भी तरह की कोई भी नुकसान से बचाने के लिए कोर्ट्स जो भी हमारे पास सूटेबल मेथड्स होंगे उसकी सेफगार्ड्स, उसकी मैनेजमेंट्स के लिए, तो फिर वो कोर्ट खुद देखेगी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, इसको कैसे हमारे पास संभाला जाए। उस प्रॉपर्टी को संभालना उस अटैचमेंट के दौरान वो सब जिम्मेदारी कोर्ट की है कि कोर्ट उसको कैसे संभालेगी। वो सब कोर्ट को खुद को डिसाइड करना है कि उस प्रॉपर्टी को कैसे महफूज किया जाए। आज हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।